वेलकम टू गीट्स पैराडाइज। और गीट्स पैराडाइज में जैसे कि आप सब जानते हैं कि गीट्स पैराडाइज में चल रहा है वैलेंटाइंस डे का बुखार। और इसी बुखार अभी हम लोगों ने वैसे गर्मा गर्म चाय भी पी है, तो इसी गर्माहट के साथ यहाँ पर मैं आपको मिलवा रही हूँ एक और नए कपल के साथ। वैसे तो वो कपल नया नहीं है, बहुत साल हो गए एक दूसरे के साथ रहते हुए, लेकिन हम लोगों के लिए नए हैं, आपके लिए हो सकता है नए हो। तो प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले जैसे कि हम हर बार करते हैं, आपको दिखाते हैं खूबसूरत प्यार भरे लम्हे। प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो, प्यार को हो जाने दो, प्यार में खो जाने दो। दोस्तों देखिए आपने ये खूबसूरत से प्यार भरे लम्हे। मुझे पता है बहुत सारे व्यूअर्स तो पहचान गए होंगे कि मैं किन को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ आपके सामने, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग भी जान जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मैं मिलवाती हूँ आपको शुभम से और शिल्पी से। सो शुभम एंड शिल्पी, वेलकम टू द शो, वेलकम टू गीट्स पैराडाइज। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं जानना, मतलब मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ आपके बारे में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि आप मतलब अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएं। मेरा नाम शिल्पी है और मैं दिल्ली इंडिया से हूँ। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और मैं यहाँ पे भी फिजियोथेरेपी कंटिन्यू कर रही हूँ। और मेरा नाम शुभम है, मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं देहरादून इंडिया से हूँ और मैं यहाँ पे हम लोग 13 साल से हैं। अच्छा, कनाडा में आप लोग 13 साल से हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने अपना प्रोफेशन बताया फिजियोथेरेपी, तो इससे पहले मतलब मुझे मेरे लिए आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ही रेयर प्रोफेशन होगा एक तरीके से, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हम मोस्टली IT, HR, एडमिन इन या हॉस्पिटैलिटी इन क्षेत्र के लोगों से ज्यादा मिले। तो ये प्रोफेशन अपने आप में ही थोड़ा डिफरेंट है और मैं आगे भी बात करूंगी प्रोफेशन के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं आप दोनों के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे कि हमारे प्रोग्राम की थीम भी है कि वैलेंटाइंस डे स्पेशल, तो इसमें हम बेसिकली जानना चाहते हैं कि नए शहर में लोग आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे जेल अप करते हैं। एक दूसरे को जानते तो पहले से ही है, लेकिन यहाँ आके और ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? हमारी मुलाकात, हम साथ में पढ़े हैं, कॉलेज में हम साथ में थे जब हम बैचलर्स कर रहे थे फिजियोथेरेपी में मैंगलोर कर्नाटका में। और हम 2000 से एक दूसरे को जानते हैं, 2000 से। और 2008 में हमारी शादी हुई। तो ऑलमोस्ट वी आर नोन टू ईच अदर फॉर लाइक 24 years नाउ। वेरी गुड, 24 years, और अभी सिल्वर जुबली भी कंप्लीट करने को हो जाएगी। तो बेसिकली आप लोगों की फिर लव मैरिज हुई है, तो कोई अड़चन भी आई शादी के दौरान या ये स्मूथली हो गया सारा प्रोसेस? कुछ इंटरकास्ट थी पर या पेरेंट्स वर कूल, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम। हाँ, सेम प्रोफेशन के भी थे तो इतना ज्यादा वो नहीं हुआ होगा। तो चलिए उसके बाद चलिए आप लोग ऐसे मिले, फिर आपकी शादी कब हुई? 2000 में आप लोग मिले, शादी 2008 में आपकी शादी हुई। फिर उसके बाद आप कनाडा कब आए? कनाडा हम आए 2011 में।
जनवरी 2011। ओके, तो बहुत ही गैप के बाद आप लोग कनाडा मूव हुए, तो क्या रीजन था ऐसा कि पहली बात तो कनाडा मूव होने का, और इतना टाइम कैसे लग गया? हाँ, तो हम इस कनाडा से पहले हम लोग आयरलैंड रहते थे, और मेरी पार्ट ऑफ मेरा मास्टर्स यूरोप में हुआ है, और शिल्पी का भी। तो मैं पहले स्कॉटलैंड गया था इंडिया से पढ़ाई करने के बाद, इंडिया से बैचलर्स करने के बाद मैं स्कॉटलैंड मास्टर्स करने गया था, और मैं वहाँ पे उसके बाद मैं आयरलैंड और बेल्जियम भी रहा वहाँ पढ़ाई करने, एक और मास्टर्स करने, और वहाँ शिल्पी भी मेरे साथ थी। अच्छा। तो हम लोग आयरलैंड में रहते थे और वहीं हम जॉब करते थे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। और फिर हमारे वहाँ पे बैचमेट्स थे जो कि कनाडा से थे, उन्होंने बताया था हमें स्कोप के बारे में, कनाडा मूव होने के बारे में। उस टाइम तक हमने सोचा नहीं था कनाडा जाने का, तो फिर वहाँ से हमें आइडिया आया, हमें लगा उस टाइम पे एक्सप्लोर करने के लिए, और हमने फिर वही PR फाइल किया, और फिर हम 2011 में यहाँ पे आए। अच्छा, तो फाइनली आप लोग 2011 में आके एक नई जगह सेटल होने के लिए ऑब्वियसली आए होंगे। ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि आएंगे 2 साल रह के चले जाएंगे, मतलब कुछ? हाँ, तो PR लेके आए थे दोनों, तो हाँ सेटल होने के लिए आए थे। पर इनिशियली एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको एग्जाम्स देने होते हैं, क्योंकि बाहर के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन वो यहाँ पे वैलिड नहीं होते, तो आपको यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे ये जैसे कि आपने बताया कि यूरोप में भी आप कई जगह मतलब मास्टर्स के लिए भी गए थे और जगह भी, तो ऐसा क्या हो कि कनाडा ही आपने चूज किया, यू नो, कि PR लेके हम यहाँ पर आके सेटल हो? न्यूजीलैंड का भी हमारा PhD का हो रहा था, वहाँ पे भी जा सकते थे। आयरलैंड भी हम सेटल थे, वहाँ पे भी वी हैड अ क्लिनिक देयर। बस तब क्योंकि अकेले थे दोनों, तो एक्सप्लोर करना था, तो आयरलैंड था। फिर हम इंडिया गए वापस, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी पार्टिसिपेटेड एज अ फिजियोथेरेपिस्ट देयर, एंड तब तक कनाडा का हो गया था, तो वी थॉट लेट्स एक्सप्लोर दैट पार्ट टू। ओके, और आपने लोगों से सुना भी था कनाडा के बारे में, तो जब आप लोग, जैसे बहुत लोगों से मैं पूछती हूँ, क्योंकि हम लोग भी अभी रिसेंटली मूव हुए कनाडा में, तो बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है इनिशियल लेवल पे, क्योंकि आप अपना पूरा एक तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नई जगह सेटल होने आते हो, और मतलब पढ़ने जाना एक अलग चीज़ होती है कि आप 2 साल 3 साल के लिए किसी दूसरी कंट्री में पढ़ने जा रहे हो, लेकिन एक नई जगह अपने बिल्कुल यू नो कंफर्ट लेवल से बाहर निकल कर आप एक नई जगह इतनी दूर आकर सेटल हो रहे हैं, तो क्या क्या मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? हमें सबसे पहले तो ये था कि एग्जाम्स देने थे, क्योंकि एग्जाम्स के बिना हाँ, मतलब प्रोफेशनली तो स्ट्रगल था ही था। और जब आते हैं तो इतने फाइनेंशियली भी इतने नहीं अच्छा होता है कि आप यू नो यू हैव टू लुक फॉर रेंटल हाउसिंग की जो ठीक हो, और कम्यूट कार नहीं होती है उस टाइम पे, तो यू हैव टू फाइंड समथिंग क्लोजर टू योर वर्क। तो वो स्ट्रगल्स थे, एग्जाम्स करे क्लियर 1 by 1, और हाँ, बेसिकली वही, जैसे आई थिंक किसी भी फील्ड में ये स्ट्रगल्स तो होते ही हैं कि आप पहले अपना जॉब देखते हो अपनी फील्ड का, फिर आप या अपना घर देखते हो, धीरे धीरे सेटल होते हो आप वो जो बेसिक आई थिंक स्ट्रगल्स जो हर कोई करता है, हमने भी वही फेस किया। और सबसे बड़ा स्ट्रगल कि हम कैमलूप्स में थे, हाँ। फर्स्ट ईयर वाज विंटर में, इट वाज -38, अच्छा, एंड वी यूज्ड टू वॉक टू आवर कैमरूप्स किसके अंदर आता है, कौन से प्रोविंस के? मतलब BC में ही आता BC है। में It's, अच्छा, three- फिर भी इतना हाँ, -30 चला जाता या है? हाँ। या हाँ, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वो थोड़ा जैसा ड्राई डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट है वहाँ पे। तो और उस टाइम पे कार नहीं थी, तो वर्क पे वॉक करना, ग्रोसरीज वॉक करके लेके आना। हाँ, स्टार्टिंग नहीं, में काफी, बिकॉज सरी में ही अगर 2 दिन बर्फ पड़ जाती है तो हमारा बुरा हाल हो जाता है, यू नो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक तरीके से थोड़ा प्रॉब्लम तो आती ही है, लेकिन -30 में, और वहाँ तो स्नोफॉल भी काफी होता रहता होगा ना, यू नो। या वहाँ तो काफी सो।
जो हमारे दर्शक कैमरूप से या ऐसी ही किसी जगह से है तो वो लोग इजीली रिलेट कर सकते Yeah. हैं। हम जैसे लोग तो नहीं कर सकते बिकॉज वी आर लकी इनफ कि हम सीधे सरी में आए हैं। Yeah. तो तब आप मतलब कितने साल मतलब बच्चे होंगे थे आपके या नहीं। नहीं अच्छा तब Yeah. लेकिन स्ट्रगल तो वो जो स्ट्रगलिंग टाइम था आपका दोनों एक साथ थे तो यू नो जैसे कि हमारी थीम भी है कि हस्बैंड वाइफ का यू नो एक नई जगह में आके जो सपोर्ट होता है वही असली प्यार होता है। यू नो दिखावे वाला प्यार नहीं कि हाँ भाई रोज दे रहे या ये दे रहे वो दे रहे तो और ये भी बोला जाता है कि शादी से पहले का जो प्यार होता है वो डिफरेंट होता है, शादी के बाद चेंज हो जाते हैं। लेकिन असली प्यार का तभी पता चलता है जब यू नो जैसे कि नई जगह आके सेटल होना, एक दूसरे की हेल्प करना। तो एक दूसरे को कैसे सपोर्ट किया आपने उस दौरान जब स्ट्रगल चल रहा था? तब आई थिंक पहले तो एग्जाम पहले मैंने देना था तो तब शुभम घर का खाने का तब घर संभालते थे और फिर मेरा जब एग्जाम क्लियर हुआ देन ही हैड टू क्लियर हिज एग्जाम। तो नहीं वैसे आप लोगों से काफी इंस्पिरेशन भी मिल रही है ये बात करते करते, जैसे कि पता चल रहा है कि पहले तो इंडिया में आप लोगों ने पढ़ाई की Yeah. यू नो फिजियोथेरेपिस्ट की और फिजियोथेरेपी की, उसके बाद आप यूरोप गए वहाँ पढ़ाई की, फिर यहाँ कनाडा में आगे भी आपने पढ़ाई की। तो Yeah. काफी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है आप दोनों की, तो जिससे कि बहुत से लोगों को सीख भी मिलेगी और इंस्पिरेशन भी मिलेगी, काफी इंस्पायर होंगे आपसे लोग। तो क्या मतलब वो जैसे एग्जाम होता है तो उसको क्लियर करके आपको लाइसेंस मिल जाता है, देन यू आर एलिजिबल टू वर्क हियर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, या मतलब जॉब Yes. कर सकते हैं। और हाँ, तो ये सब हेल्थ केयर प्रोफेशंस के लिए अप्लाई होता है। और चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट या डेंटिस्ट, जो भी बाहर से आते हैं उनको यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ता है टू प्रैक्टिस, और फिर वो अपनी फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बाद। तो आपको जैसे पढ़ाई करनी पड़ी, आपको इरिटेशन नहीं हुई कि क्या यार, एक तो मतलब इतना पैसा खर्च करके हम इतनी पीआर के लिए, पहले हमने आइल्स के लिए भी पढ़ाई थोड़ा बहुत तो किया ही होगा, उसके लिए मेहनत की, फिर यहाँ पर आके सेटल हुए, पैसा इतना खर्च किया, फिर यहाँ पर आके सेटल हुए, उसके बाद फिर से पढ़ना पड़ रहा, तो इरिटेशन हुई स्टार्टिंग में? लगा कि नहीं यार वापस चले जाते हैं? तो आपको वो लगता है ना, इतना आपने जो इन्वेस्ट किया वो पहले वापस इट वाज चाहिए। एट दैट टाइम वो तो डू और डाई, ये करना ही है। करना ही हाँ, है। क्योंकि आप मतलब आए हैं इतना तो कुछ आपने इतना किया है यहाँ तो- तक आए हैं तो आगे करना ही नहीं, है। कई बार ये भी होता है ना कि भाई दूसरों के लिए भी मिसाल बननी है, भाई हम यहाँ आके वापस चले जाए तो फिर हमारे जो घर पे और भी लोग हैं, हमारे कजिन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। ये भी बात इतना होती है। सोचा नहीं था उस सोचा टाइम। पर हाँ, अब इन द रेट्रोस्पेक्ट अब Yeah. सोचते हैं तो लगता है हाँ ऐसा हो सकता था, पर उस टाइम पे इतना सोचा नहीं था। उस हम टाइम लोग पे तो ये था कि अब आए हैं तो करना है। तो उस टाइम पे हमारा पूरा फोकस इसी में था कि हम जल्दी से जल्दी क्लियर करें और नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। ओके, तो जैसे आप लोग यहाँ आए थे तो वैसे तो आप लोग यूरोप में भी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आके कुछ कमी महसूस हुई जैसे कि फेस्टिवल टाइम पर? क्योंकि इनिशियली तो आप किसी को नहीं जानते, यू नो, कहीं भी आप मूव होते हो, तो वो आपको कुछ लगा, होम सिकनेस टाइप का कुछ लगा? हाँ जी, बिल्कुल वो लगता ही है। और फिर हमने वहाँ फ्रेंड्स बनाए, अपना सर्कल बनाया, और फिर हम वहाँ पे फेस्टिवल्स भी मनाने शुरू करने लगे, क्योंकि काफ़ी इंडियंस भी हैं कैमलूप्स में और बहुत सारे अच्छा। स्टूडेंट्स भी उधर इंडिया से आते थे यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा फील होता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ हम काफ़ी अटैच थे, क्योंकि कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स होते रहते थे और दोस्त भी बने। फिर यही इन बाहर जगहों पे जो भी इमिग्रेंट्स आते हैं उनका जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है, वो जो फ्रेंड्स होता है, जो फ्रेंड्स को बनाते हैं, क्योंकि इंडिया में तो हम हमारे पेरेंट्स या रिलेटिव्स के चारों तरफ घिरे रहते हैं, वही हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। पर आप कोई ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपके कोई पेरेंट्स या रिलेटिव ना हो, फिर वो अपने आप दोस्त बनाने लग जाते हो, फिर वो दोस्त ही आपके रिलेटिव बन जाते हैं। और आप ज्यादा टाइम, साल में आप शायद 3-4 हफ्तों के लिए इंडिया जाते होंगे, 5 हफ्तों के लिए, पर जो बाकी 50 हफ्ते आप रहते हो तो आपका जो सब कुछ है वो दोस्त ही हैं आपके, वही आपके रिलेटिव बन जाते हैं। तो हमने वो पहले भी, क्योंकि पढ़ाई भी हमारी यूरोप में हुई थी, बहुत छोटी एज से मैं निकल गया था घर से, अच्छा, तो वैसा रहना सीख गए थे हम कि अब हमें बाहर रहते ही मुझे लग रहा है 20 साल के ऊपर हो गए, तो सब मिला के, यूरोप भी मिला के, तो तो वही आप यूज्ड टू हो जाते हो उस लाइफस्टाइल के।
तो अगर बच्चों की बात करें तो जैसे आपने फैमिली प्लानिंग की यहाँ पर, और उसके बाद आपको लगा कि हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर अच्छी लाइफ है? हाँ, लाइफ तो अच्छी है एज कम्पेयर टू आप इंडिया देखो तो, स्पेशली पोल्यूशन वाइज। और जो क्योंकि जब हम कॉमनवेल्थ में जब हम काम कर रहे थे वहाँ पे हमें इंडिया में काम करना अच्छा लग रहा था आफ्टर वर्किंग इन यूरोप, बट जो करप्शन थी उस टाइम पे, तो वो देख के देन वी डिसाइडेड कि इट्स बेटर कि अगर फैमिली प्लान करनी है तो बाहर इज मच बेटर। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं सबके अपने अपने। हाँ, तो कल्चर है अपना, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे, हेल्थ सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे एज कम्पेयर टू इंडिया उतना अच्छा नहीं है। बट अभी तो फिलहाल बच्चे छोटे हैं, बट जब बड़े होंगे तो देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपको भी पता है कि हम लोग अभी आए हैं, और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए इतने कम टाइम में। यहाँ पर जैसे आप लोग हमसे मिले, मतलब हम आप लोगों से मिले, तो काफी पॉजिटिव वाइब्स आई आप दोनों से ही, और ऐसी और भी फैमिलीज है जिनसे आई। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज हमें ऐसे भी मिली, यू नो, इनिशियल आप खुद सोचो कि नए नए आप लैंड हुए यहाँ पर, और आपको ऐसी फैमिलीज मिले कि जो यू नो नेगेटिव बातें बहुत करते हैं लोग, रिवर्स माइग्रेशन बहुत हो गया है, तो यू नो दे आर लिविंग हियर फ्रॉम लास्ट 10 years 15 years, स्टिल यू नो दे आर प्लानिंग टू मूव बैक। तो उसके बारे में आप लोगों का क्या थिंकिंग है? आई थिंक रिवर्स माइग्रेशन ऐसा मुझे लगता है कि कुछ रीजंस की वजह से ज़्यादा होता है। एक तो हेल्थ केयर का बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है और बहुत वेट टाइम है, और उसके कंपैरिजन में इंडिया में बहुत जल्दी आप किसी डॉक्टर या स्पेशलिस्ट को देख सकते हैं। तो एक वो रीज़न सोचते हैं, एक एज के बाद हर कोई, खासकर एक सर्टेन एज के बाद हेल्थ रीजन से हर कोई सोचता है यार इंडिया ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी यहाँ की पढ़ाई दो अच्छी है, पर थोड़ी रिगरस नहीं है, थोड़ी उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी इंडिया में है, उतना कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। तो उस वजह से भी लोग सोचते हैं कि बच्चों के लिए वहाँ पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा होगा। और बहुत ही बड़े बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट, IIT, एम्स वगैरह सारे इंडिया में ही हैं, जो कि यहाँ के इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटी से भी बहुत अच्छे हैं। तो लोगों को होता है कि, तो वो एक रीज़न हो सकता है रिवर्स माइग्रेशन का। नए स्टूडेंट्स के लिए कई बार यहाँ पे जैसे आजकल बहुत ज़्यादा नए इमिग्रेंट्स और नए स्टूडेंट्स आ गए हैं, इतना कभी एक साथ नहीं आए कभी, मतलब विद इन अ फ्यू इयर्स इतने ज़्यादा। तो कंपटीशन इतना, जॉब्स इतने नहीं है उस वजह से, क्योंकि जब हम आए थे तब जॉब्स मिलने न्यू इमिग्रेंट्स के लिए ईजियर थे, अपनी फील्ड में तो बहुत आसान था। अच्छा। पर अगर जनरल जॉब भी करना होता था तो आपको मिल जाते थे, इतना मुश्किल नहीं होता था। आजकल वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा लेवल पे कभी इमिग्रेशन हुआ नहीं है कनाडा में जिस लेवल पे अभी लास्ट 5 साल में हुआ है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है रिवर्स माइग्रेशन का। सप्लाई एंड डिमांड है ना, जितना ज़्यादा, अगर जॉब्स ही नहीं है तो, और या एक ही जॉब के लिए 100 एप्लीकेंट हैं, तो अब जॉब्स नहीं होंगे तो फिर हर कोई सोचता है कि, क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। आजकल वो ऐसा नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा लेवल पे कभी इमिग्रेशन हुआ नहीं है कनाडा में जिस लेवल पे अभी लास्ट 5 साल में हुआ है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है रिवर्स माइग्रेशन का। सप्लाई एंड डिमांड है ना, जितना ज़्यादा, अगर जॉब्स ही नहीं है तो, और या एक ही जॉब के लिए 100 एप्लीकेंट हैं, तो अब जॉब्स नहीं होंगे तो फिर हर कोई सोचता है कि, क्योंकि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग और आपके पेरेंट्स आपके घर हैं होते हैं, हाँ, इमोशनल आपको थोड़ा सपोर्ट रहता है और फाइनेंशियली भी सपोर्ट रहता है। पर यहाँ पे आपका दोनों नहीं है, इमोशनल सपोर्ट भी नहीं है क्योंकि आपके पेरेंट्स और आपके नियर एंड डियर वंस नहीं है, और फाइनेंशियल सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है। तो आप टोटली आपके ऊपर है। तो और रेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन बहुत हाई चला गया। तो वो एक रीज़न, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। परसेप्शन भी हो सकता है लोगों का, आई थिंक, यू नो, अभी परसेप्शन। अच्छा, और जैसे कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोग जैसे कनाडा आए, आपको इतने साल हो गए, तो जब आप लोग कनाडा लैंड हुए थे, तो उस वाले कनाडा में और आज के कनाडा में क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है? डिफरेंसेस तो मुझे लगता है काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं तब
तब और अब वाले कनाडा में सबसे पहले तो इन्फ्लेशन इतना महंगा, सब कुछ इतना महंगा हो गया, ग्रोसरी से लेके हाउसिंग प्राइसेस जो हैं इतने ऊपर चले गए हैं कि अब तो कोई मतलब घर भी, एक नॉर्मल घर भी लेते हुए कोई सोचता है, इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं और पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि जहाँ पे हमारा घर से काम 20 मिनट्स ड्राइव है जो वो आज हमें 40 मिनट्स का मार्जिन लेके चलना पड़ता है, क्योंकि इतना ट्रैफिक हो गया है यहाँ पे कि अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, उससे दिखता है। और आई थिंक मेडिकल सिस्टम भी इसीलिए इनके पास इतना, कनाडा में मुझे लगता है अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं कर पा रहे हैं, जितनी वो पॉपुलेशन, जितने इमिग्रेंट्स बुला रहे हैं उसके हिसाब से मेडिकल सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना नहीं है। मेडिकल सिस्टम हो गया या जॉब्स का ही, जॉब्स नहीं है, दे आर एक्चुअली इनवाइटिंग पीपल, लेकिन उसके हिसाब से जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं, जॉब फैसिलिटीज नहीं है, बोला जाए तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग भी न्यू इमिग्रेंट है, आप लोगों को पता ही है, तो आप लोग भी जब न्यू इमिग्रेंट थे तो बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे स्पेशली जब आप नई जगह में आते हैं, ठंडी जगह में आते हैं, तो क्या क्या स्ट्रगल्स आपको झेलने पड़े, क्या क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ी? भाई पहले तो जब हम आए थे यहाँ पे कैमरूप्स, हमने नाम भी नहीं सुना था, बहुत ही स्मॉल टाउन है BC में, और वहाँ पे -30 तक टेम्परेचर जाता है, जो हमें बाद में पता चला जब हमारी फर्स्ट विंटर थी वहाँ पे। और इतनी स्नो पड़ती है वहाँ पे कि 25 सेंटीमीटर तक स्नो होती है। अच्छा। और तो सबसे बड़ा स्ट्रगल तो वही था, क्योंकि हमारे पास तब कार नहीं थी, तो हम वॉक करके काम पे भी जाते थे तब, और ग्रोसरीज भी तब वॉक करके ही लेके आते थे। और मतलब कुछ तब उस टाइम पे वहाँ पे ना उबर थी ना टैक्सीज थी, तो इट वाज ऑल ऑन आवर फीट दैट वी मैनेज्ड। और अब बच्चे भी हमारे यहीं पे ही हुए दोनों, तो फर्स्ट टाइम तो वी हैड हेल्प, मेरी मदर इन लॉ भी आई थी और मेरे पेरेंट्स भी थे, सो वी हैड सम हेल्प विद फ्रॉम देम। बट सेकंड डिलीवरी हमारी यहाँ सरी में हुई थी, जब श्रेयान हुआ, तो तब हमारे पास कोई हेल्प नहीं थी, कोई हाउस हेल्प भी नहीं थी, तो वी बोथ वर देयर फॉर जस्ट ईच अदर। घर पे खाना भी बनाना और बच्चे की भी केयर करना, बड़े को भी देखना, अपनी भी केयर करना, तो इट वाज हार्ड, काफ़ी स्ट्रगल था। और पर हम दोनों ने मिलके करा जो भी। नहीं, यही असली स्ट्रगल है और यही असली प्यार भी है। और आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और जो आने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये सब चीजें रहनी चाहिए कि मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इनिशियल लेवल पर। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जैसे आपके पास अब अपना खुद का घर हो गया है, खुद की कार भी है, बच्चे भी हो गए हैं, मतलब पूरी तरीके से लाइफ सेटल हो गई एक तरीके से, और अपना ऑब्वियसली बिजनेस भी आप, मतलब क्लिनिक भी आप चला रहे हैं। तो पहले आपने काफी स्ट्रगल देखे इनिशियल लेवल पे, हर कोई देखता है नई जगह में, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो आज भी कुछ स्ट्रगल्स का सामना आपको करना पड़ता है, या फिर आप एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं? तो स्ट्रगल तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। हर कोई टाइम का स्ट्रगल दूसरे टाइम पे नहीं रहता, उस टाइम पे दूसरे स्ट्रगल आ जाते हैं। तो हाँ, लेटर स्टेज ऑफ लाइफ स्ट्रगल्स आते हैं कि जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं और कि उनको एक्टिविटीज़ में डालो, पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बिजी होती है उस टाइम पे। आप अगर एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ और एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाते हैं तो उसकी अपनी डिमांड्स होती हैं, और कई बार आपको सब चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है, और बैलेंसिंग सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि अगर आपको दोनों चीज़ें अच्छी करनी है, हर चीज़ 100% देना है हर चीज़ में, तो आपको बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो और जस्ट टू ऐड ऑन कि ऐसा नहीं है कि जो लोग जॉब्स करते हैं वो सोचते हैं कि बिजनेस वालों का तो बहुत अच्छा है, अपना काम है और इजी है, पर ऐसा नहीं है। अपने काम में शायद ज्यादा स्ट्रगल्स हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टाफ अगर सिक इन कॉल कर देता है तो आप भी कोई भागना पड़ता है, नो मैटर इट्स अ वीकेंड, इट्स अ स्टार्ट डे, इट्स अ फेस्टिवल, अर्ली मॉर्निंग है या लेट नाइट है, तो आपको ही वो
शिफ्ट कवर करनी पड़ती है, और बच्चों को सुबह स्कूल भी आपने छोड़ना है, बच्चों को पिकअप भी करना है, और Pros and cons दोनों है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही हैं। आई थिंक कनाडा में हर कोई मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही मोस्टली वर्किंग है, और वो नीड ऑफ द आवर भी है, मतलब आपको जरूरत है, और उसमें बच्चों को स्कूल भी छोड़ना जैसे कि आपने बताया, और इस आपने क्लासेस भी बहुत जरूरी हो जाती है एक तरीके से यहाँ भी। तो वो काफी कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि बस बाहर जाके सेटल हो गए तो बहुत ही अच्छी लाइफ यहाँ मेड्स पे जो कि आपको घर की सफाइयाँ खुद करनी है, बर्तन खुद करने हैं, डिश वॉशर भी हो, फिर भी आप तो जब आप स्टार्टिंग में आए होगे तब तो घर भी छोटा रहा होगा आपका, रेंट हर चीज स्टार्टेड विद बेसमेंट, 1 bedroom 2 bedroom, और अब तो और ज्यादा सफाई करनी पड़ती है। बिल्कुल, हाँ जी, स्ट्रगल्स तो हर जगह होती है, शवल भी करना पड़ता है बाहर। थैंकफुली यहाँ पे नहीं, वैनकूवर में सिर्फ 3-4 दिन की पड़ती है, पर करना पड़ता है बिल्कुल, वर्सेस कैमलूप्स यहाँ पे 6-6 महीने करना पड़ता है। ओके, तो जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे आप लोग उसकी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो इसी पॉइंट पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले आपसे कि आपकी नजर में प्यार क्या है? तो आई थिंक प्यार हर स्टेज में डिफरेंट होता है। आई थिंक आप ये क्वेश्चन किसी टीनेजर से पूछेंगे तो वो अलग बोलेगा, एक 40 साल के बंदे से पूछेंगे वो अलग बोलेगा, और कोई 60-70 साल का अलग बोलेगा। यहाँ मैं शुभम से पूछ रही हूँ। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ, प्यार की परिभाषा चेंज होती है। प्यार को एग्जैक्टली तो कोई समझा नहीं है किसी ने, क्योंकि उसके बहुत डेफिनेशंस हैं, और प्यार एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, और डिफरेंट सिचुएशंस में सपोर्ट करना होता है। हर सारा प्यार हम यश चोपड़ा की मूवीज के साथ डिफाइन नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज नॉट हैंकी डोरी एंड चीजी, राइट? बट इन रियल लाइफ आप प्यार इज ऑल अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर, कि इन डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, है ना, और आप हर चीज जो मैनेज कर रहे हैं एक घर को चलाने के लिए, आई थिंक वही प्यार होता है, एक दूसरे को आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। और आपकी नजर में प्यार क्या है? या आई थिंक यही है कि जरूरी नहीं है, समटाइम्स यहाँ लाइफ इतनी बिजी है सबकी कि कोई एक दिन का वेट नहीं करता है कि वैलेंटाइंस डे है और एनिवर्सरी है या कुछ है। जैसा कि इन्होंने कहा कि प्यार जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और लाइफ यहाँ पे इतनी बिजी है कि आप कई बार रोज बात करने का भी टाइम नहीं होता है, और एक दिन का वेट नहीं कर सकते कि वैलेंटाइंस डे आएगा तब प्यार का इजहार हो, या एनिवर्सरी हो, या बर्थडे हो। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्टिंग ईच अदर, बी देयर फॉर ईच अदर, जब जरूरत है तब है, और सपोर्ट ईच अदर इन ऑल फेजेस ऑफ लाइफ। बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल सही बात बोली है, और आपने और आप लोगों को देखकर भी हमें बहुत ही अच्छा लगता है, एज अ यू बोथ कंप्लीट ईच अदर। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था आप लोग कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किचन हो या कोई भी और काम हो। तो आई होप कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी काफी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे लोग तो यहीं पर ही आगे सेटल हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग वो भी होंगे जो प्लान कर रहे हैं आने का। तो स्पेशली फॉर द कपल्स, न्यूली मैरिड कपल हो गए या थोड़े पुराने कपल हो गए, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर वो यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो? लाइफ इज नॉट इजी, स्ट्रगल्स तो है ही यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है, जो इंडिया से आते हैं दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन हाउस हेल्प, मेड्स, ड्राइवर्स। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुद ही करना है। और तो सबसे पहले अपनी मेड को छुट्टी देके 6 महीने का क्रैश प्रोग्राम करें, बर्तन धोने और क्योंकि यहाँ सफाई पे तो फ्रॉम टॉयलेट क्लीनिंग भी खुद ही करनी है, और खाना भी खुद बनाना है, कार भी खुद साफ करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर मेड्स यहाँ पे आप हायर कर सकते हैं। हम भी मेड्स यूज करते हैं, पर वो हफ्ते में 1 या 2 बार उतना नहीं हेल्प होती वो तो अब कर पा रहे होंगे। स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल में तो यही है कि मेन लाइफ इज नॉट इजी, कि आपको स्ट्रगल्स हैं यहाँ पे। हाउस हेल्प नहीं है, कार साफ करने वाला भैया नहीं है, और
और you know, जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं वैसा हाँ, कनाडा सोच के नहीं, ना आए। हाँ, और मतलब खुद ही करना है। हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स है, हार्श रियलिटी भी है, हाँ, उसके लिए प्रिपेयर होके आए। या और एक दूसरे का सपोर्ट करना हाँ, है। और इट्स अ स्ट्रगल, इट्स हार्ड बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और कई लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इस वजह से भी, और सोचते हैं वो रिवर्स माइग्रेशन Yeah. की बात जो आप कह रहे हैं। Be कि patient. वो- वो आई थिंक सोचते अपने हैं आप Time को थोड़ा लगता टाइम है, हाँ, yeah. देना Time देना पड़ेगा होता कि है। आपको सेटल होना हाँ। है तो या एकदम से आके डिसीजन लेके तो नहीं होगा। हाँ, डिटर्मिनेशन है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो भाई आप लोगों की स्टोरी सुनकर तो बहुत ही मजा आ गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों की, और प्यार भरी बातें भी खूब हो गई। तो इसी बात पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्यार भरा सा कोई गाना आप अपने पार्टनर के लिए सुना दें। तो आप सुना चाहिए दोनों भी गा सकते हैं, आप स्टार्ट करो। तो ऐसे तो कोई ऐसे याद नहीं आ रहा है, पर एक फेवरेट सॉन्ग है कि जब कोई बात बिगड़ जाए। गा के सुनाना पड़ेगा। तो इतनी अच्छी आवाज नहीं है कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे आपको। तो जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनमा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनमा। वेरी गुड, बहुत ही इतनी सुरीली आवाज है आपकी, और आप कह रहे हैं कि मेरी आवाज बहुत ही बेकार, इतनी बहुत ही प्यारा गाना आपने गाया। और जिस तरीके से आप दोनों ने भी बताया कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, वही असली प्यार होता है एक कपल के लिए। तो इसी बात पर अच्छा आप कुछ करना चाहते नहीं, हैं? मैं कह रहा था कि सुरीली आवाज को ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बाथरूम सिंगर से बाहर आना चाहिए और थोड़ा पब्लिक के सामने भी। बाथरूम में ही ज्यादा गाए कृपा करके। नहीं, अभी देखिएगा कितने कमेंट्स आएंगे लोगों के, और लोग डेफिनेटली आपकी आवाज को, मतलब मेरे लिए तो एक तरीके से छुपे रुस्तम वाली बात हो गई कि पहली बार आपका गाना सुना, बहुत ही अच्छी आवाज, और दोनों की इनफैक्ट, मतलब सिर्फ आप जैसे, बट आपने तो सरेंडर ही कर दिया था कि भाई मेरी आवाज अच्छी नहीं है। थैंक यू सो मच, आप लोग इस प्रोग्राम के जरिए हमारे साथ जुड़े रहे और अपना कीमती वक्त आपने दिया। मुझे पता है कि मुझे आप लोग सीरियस सच में कितने बिजी हैं कि मुझे इतना टाइम लेकर, लेकिन फिर आपने टाइम निकाला और अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी बातें की, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपको कैसा लगा, मतलब इंटरव्यू देके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर? बहुत अच्छा लगा, सोचा नहीं था कभी ऐसे एक दूसरे के बारे में इतना, डे टू डे लाइफ में इतना कभी सोचते नहीं है कि एक दूसरे को कुछ कहने का भी टाइम नहीं मिलता है। हाँ। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि साथ में बैठे कुछ बातें शेयर हुई, तो ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कितने टाइम बाद हम साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। हाँ, और पुरानी चीजें रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। और आपने प्यार की नई परिभाषा भी दी कि ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है प्यार में, और वही असली प्यार होता है। तो दोस्तों, इसी बात पर मुझे बहुत ही प्यारी सी लाइनें याद आ रही हैं कि अर्ज किया है कि वादों की ज़रूरत नहीं होती उन रिश्तों में, वादों की ज़रूरत नहीं होती उन रिश्तों में जहां निभाने वाले पर भरोसा होता है। तो इसी नोट के साथ आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आगे भी इस तरीके के व्लॉग और लाऊंगी, और आप मुझे बताइए कि आप और कैसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं। तो मिलूंगी आपसे अगली बार कुछ और नई चीजें लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग भी रखिए अपना ख्याल। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय। तो मैं भी इंडिया से उत्तराखंड। एक्शन। वहां कहाँ पहुंच गए हो? बाहर निकल गया था। टीवी की आवाज कम करेंगे प्लीज। बोलना शुरू कर दो। पहले क्या स्ट्रगल किया था जब आप रहे थे? पर स्वेज, जब मैं क्वेश्चन, तो मेरा तो क्लोजअप ले ही नहीं रहे हो।
अच्छा हाँ, तुम अब बोलो ना, फिर तुम बोलते हो क्लोजअप नहीं लिया तुम्हारा, फिर बोलो कंप्लेंट आ जाएगी मेरे पर। डिलीवरी का अब डिलीवरी का बोलो। लाइफ इज ऑल अबाउट एक स्ट्रगल। मिनट कट साइलेंस प्लीज साइलेंस क्या क्या आप स्ट्रगल मतलब एक हाँ। दूसरे को हेल्प कर ये ढक 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 आप कर रहे हो क्या पैर से ये हाँ इतनी आवाज आई मैं कह रही हूँ इतनी मेहनत से उसने डब डब ऐसे डब 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 थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं फिर से बोलो साइलेंस प्लीज गाना गा लो थोड़ा Yes, गाना नहीं please, गाना एक- नहीं प्लीज आपकी आवाज शिल्पी बोलो, गा लेगी आपकी- शुरू कर दें अरे रुक जाओ मैं अरे यार एक कोड भी बोल रही हूँ एक्चुअली तुम्हारा मैं ले रहा हूँ ना, पीछे ना वो डब्बा आ जाएगा। हाँ मतलब एंड में बता रही हो तुम अरे नहीं, मैं अब ऐसे डायरेक्टर शॉट चेंज करता है ना आप लोग। उसको ना काट देना एडोब फोटोशॉप डब्बे में। इट्स पैराडाइज में तब तक के लिए प्यार को